एडवर्टाइजमेंट मैंने खोला नहीं, नोट तो कर लोगे ना, एडवर्टाइजमेंट खोलने की जरूरत नहीं। टिक क्रॉस भी लगा लिए, टिक 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 टिक, सारे टिक लगा लिए। अच्छा जी, अब आप मुझे कंक्लूजन बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इस बिजनेसमैन का खर्चा है 130, 264 और 310, इन सब में से सारे कैश में पे किए हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि नॉट अलाउड का टोटल कितना है, तो वो जरा बताओ कितना है। नॉट अलाउड का टोटल वो बनेगा 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 70,000, डेट कम्स टू 2,70,000। कौन कौन सा ये असल में 1 लाख को 70,000 उठाया हमने, 1 लाख और 70,000। क्लियर? तो नॉट अलाउड लिख लो, कितना बन रहा है, 2,70,000। क्लियर? अच्छा अब इधर देखो, ये साल के टोटल है, याद रखना, 264, 130, 310। अब अगली बात जरा गौर से सुनना, इधर आओ, ये मैंने एक चीज नोट की है, अगर एक्सपेंस का साल का टोटल 2,50,000 से बढ़ गया, यस बढ़ गया, तो ये कौन सा अकाउंट है, अलार्मिंग। एक्सपेंस का साल का टोटल अगर 2,50,000 से बढ़ गया तो ये अकाउंट कौन सा है, एक्सपेंस का साल का टोटल 2,50,000 से ज्यादा है, हाँ, तो ये अकाउंट कौन सा है। इसमें अगर इंडिविजुअल खर्चे मोटे मोटे हो, अकाउंट अलार्मिंग अलग चीज है, इंडिविजुअल खर्चे मोटे मोटे अलग चीज है। अलार्मिंग अकाउंट बनने में अगर उस अकाउंट के अंदर इंडिविजुअल खर्चे 25 से ऊपर हैं और किसमें पे कर दिए तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, एक्सपेंस का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है, एक्सपेंस का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा है, से यस और नो। एक्सेलेंट, यस है तो अगला सवाल, इंडिविजुअल खर्चा 25,000 से ज्यादा है जो कैश में पे किया है, यानी खर्चा मोटा मोटा है। इंडिविजुअल खर्चा 25,000 से ज्यादा है, नहीं, फिर तो माइनस कर लो, फिर कोई मसला नहीं। इंडिविजुअल खर्चा इन तीनों में 25,000 से ज्यादा है तो क्या कर दें, नॉट लो। तो अलार्मिंग अकाउंट में अगर इंडिविजुअल खर्चा 25,000 से ज्यादा है और कैश में पे हो जाए तो नॉट अलाउड है, वरना अलाउड। क्लियर? इधर आ जाओ, अब दूसरे दो अकाउंट, दूसरा एक अकाउंट बचा है, साल का टोटल खर्चे का 2,50,000 से ज्यादा है, साल का टोटल 2,50,000 से ज्यादा है या कम है, कम है। अगर ये कम है तो फिर तो ये नॉन अलार्मिंग अकाउंट है। ऑल इंडिविजुअल पेमेंट्स अलाउड इवन इफ पेड इन कैश, सारी इंडिविजुअल पेमेंट्स अलाउड हैं, चाहे कैश में भी पे कर दो। और 25,000 का तो लफ्ज ही नहीं लिखा मैंने यहां पे, मैंने 25,000 का लफ्ज ही नहीं लिखा यहां पे, मैंने क्या लफ्ज लिखा है, ऑल पेमेंट्स अलाउड इवन इफ पेड इन, ऑल में 25,000 से ऊपर नीचे सब आ गई। इधर देखो, अब ऑल पेमेंट्स अलाउड इवन इफ, चाहे कैश में भी पे कर दें, कोई ऑल का क्या मतलब है, 25,000 से ऊपर वाली, 25,000 से नीचे वाली, या सारी सारी। तो ये हमारे अलार्मिंग अकाउंट कौन से थे, दो, कौन कौन सा, रेंट था और एडवर्टाइजमेंट, ये हमारे अलार्मिंग अकाउंट थे। फिर इनमें हमने आगे तफसील देखी। और कौन से वाले अलार्मिंग अकाउंट नहीं था, रिपेयर वाला। चलो नोट कर लो, ये पॉइंट एल चल रहा है, ये पॉइंट एल चल रहा है हमारा पे नंबर 130 पे, उधर ही रखो यार। क्लियर? वैसे तो मेरे ख्याल से इट्स ओवर नाउ, ब्रेन में आया तो कल याद करा देंगे, रिवाइज भी कर लेंगे इसको। अच्छा जी,
Point L. Any expenditure for a transaction. Any expenditure for a transaction paid under a single account head. Any expenditure paid for a transaction. A transaction का मतलब होता है हर ट्रांजेक्शन को ना अलग अलग देखना है. फॉर आ ट्रांजेक्शन, 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 हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग देखना है. एनी खर्चा फॉर अ ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को अलग अलग देखना है. एनी खर्चा फॉर अ ट्रांजेक्शन पेड अंडर अ. लेकिन सिंगल अकाउंट हेड कौन सा वाला यार? सिंगल अकाउंट हेड कौन सा वाला? ओहो, कौन सा वाला सिंगल अकाउंट हेड? हुज टोटल एक्सीड 2,50,000. अब अपना हुज टोटल एक्सीड 2,50,000. तो एनी एक्सपेंडिचर फॉर अ ट्रांजेक्शन, हर खर्चा जो ट्रांजेक्शन का हुआ अलग अलग, पेड अंडर अ. लेकिन कौन सा अकाउंट हेड? हुज टोटल एक्सीड 2,50,000. However, ताहम, if the payment is made through following modes, deduction will be allowed. अगर इस तरह पेमेंट कर दें तो खर्चा माइनस करने की जाता है. किस तरह पेमेंट करते हैं यार? पेमेंट करने के ना 5 तरीके हैं. पेमेंट करने के 5 तरीके हैं. इन पांचों में कैश कहीं नहीं है. पेमेंट करने के 5 तरीके हैं. नंबर 1, क्रॉस चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक. बैंक में ड्रॉ होता है और कहां ड्रॉ होता है? क्रॉस चेक, क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, ये भी एक चेक की तरह का होता है. पॉइंट 3 भाई, इसमें जिसमें चीज में ज्यादा तफसील में बताया करूँ उसमें ज्यादा तफसील में जाया करें. जिसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाने की जरूरत है, पे ऑर्डर आप पूछने लग जाए व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं बताने लग जाऊँ पे ऑर्डर बैंक में कैसे बनते हैं, ये सिलेबस के स्कोप से हम हट रहे होंगे. क्रॉस बैंक ड्राफ्ट और पे ऑर्डर, जितनी तफसील पेपर के लिए मकसूद है हर पॉइंट की वो मैं खुद बताता हूँ. अब आप उसके बीच में अंदर जितना मर्जी घुसते रहें अगर लगा के, तो वो फिर आप पेपर के स्कोप से बाहर जा रहे होंगे. हाँ पढ़ा हुआ छोड़ो, खैर है. एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट showing transfer of amount from the business bank account of the taxpayer. Any other cross banking instrument. cross banking instrument इसके अलावा कोई भी. cross banking instrument का ये होता है कि वो आप चेक पकड़ते हैं उस पे ऐसे साइन लगा देते हैं, ऐसे लोग सुना होगा शायद किसी ने. तो उसका मकसद ये होता है कि अब ये चेक और किसी के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकता, बल्कि जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है. तो कितने तरीके अलाउड हैं जी पेमेंट के? 5. पहला, क्रॉस चेक दे दें आप, बहुत ही अच्छी बात है. क्या दे दें जी? क्रॉस चेक. क्रॉस बैंक ड्राफ्ट दे दें, या कोई भी क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट दे दें. शोइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ टैक्स पेयर. जो पेमेंट करने वाला है उसके किस अकाउंट से पैसे? शोइंग ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ टैक्स पेयर. पेमेंट करने वाले के, देखो एक होता है पेमेंट करने वाला और एक होता है जिसको पेमेंट मिल रही है. तो पेमेंट करने वाले के किस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो रहे हो? बिजनेस बैंक अकाउंट से. अच्छा, 2 तरीके और अलाउड हैं. ऑनलाइन ट्रांसफर और पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड, ये भी अलाउड है. ऑनलाइन ट्रांसफर तो वो होती है ना, मोबाइल बैंकिंग या लैपटॉप से आपने ट्रांसफर कर दिया. ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट, आई की फीस शायद आप लोगों ने ऑनलाइन ट्रांसफर की हो कभी. ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ पेयर, पे करने वाले का भी बिजनेस बैंक अकाउंट हो और जिसको पैसे दिए जा रहे हैं उसका भी कौन सा बैंक अकाउंट हो? बिजनेस बैंक अकाउंट. एज वेल एज पेमेंट मेड थ्रू क्रेडिट कार्ड शेल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ट्रांजेक्शन थ्रू बैंकिंग चैनल. तो 5 अब ज़बानी याद कर ले. नंबर 1 क्रॉस चेक, नंबर 2 क्रॉस बैंक ड्राफ्ट, नंबर 3 एनी अदर क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, नंबर 4 ऑनलाइन ट्रांसफर, नंबर 5 पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड. These all shall be treated as transactions through banking channel. If the transaction is verifiable, अगर transaction verifiable हो from the bank statement of payer and the payee. पेयर कौन होते हैं? दुकान पे पैसे पे कौन करता है आपको पता है? कस्टमर. दुकान पे पैसे पे कौन करता है? कस्टमर, जो चीजें लेने आया है. और बोलें पेई कौन होते हैं? और यार बता दो, पेई कौन होते हैं? दुकानदार, शॉपकीपर. समझ आइए बात? दुकान पे आप जाके पैसे पे करें, आपको क्या कहा जाएगा? पेयर. और दुकानदार को पेई. लिख लें, कस्टमर और शॉपकीपर. यार वो 25,000 वाली भी एक चीज पड़ी थी. 25,000 वाली भी एक चीज पड़ी थी ना, अभी तो 2.5 लाख तक पड़ा है. 25,000 वाली भी एक बात पड़ी थी, वो पढ़ लो अब जरा. अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई. ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा. ये तो बड़ी रिलैक्सेशन की बात है. इसका मतलब जैसे मर्जी पेमेंट करो. अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का मतलब कभी कभी पता क्या होता है? कभी कभी अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का मतलब होता है रिलैक्सेशन आने लगी है. मजे. अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई का यहां पे उर्दू में कॉन्टेक्स्ट बनेगा मजे. क्या बनेगा मतलब? मजे. मजे कब होंगे यार?
खर्चे नॉट एक्सीडिंग 25,000। खर्चों से मुराद पता है क्या यहाँ है? इंडिविजुअल खर्चे। इंडिविजुअल खर्चे क्या मतलब? और इंडिविजुअल खर्चे क्या मतलब? टोटल की बात कर रहा हूं या इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं? इंडिविजुअल। तो लिख लो इंडिविजुअल खर्चे, इंडिविजुअल खर्चे इन टी काउंट्स, इंडिविजुअल खर्चे इन टी काउंट नॉट एक्सीडिंग 25,000। अगर खर्चे 25,000 से नहीं बढ़े तो अलाउड है। इसका मतलब है मोटे मोटे अलाउड है या छोटे मोटे अलाउड है? बोलो मोटे मोटे अलाउड है या छोटे मोटे अलाउड है? यार मोटे मोटे और छोटे मोटे मैंने पता है कौन से बताए हैं? वो जो टी काउंट के अंदर इंडिविजुअल है उनके लिए मैंने लफ्ज यूज किया छोटे मोटे का, और कैरी डाउन के लिए मैंने छोटे मोटे का लफ्ज यूज नहीं किया, मैंने अलार्मिंग और नॉन अलार्मिंग का लफ्ज यूज किया है। तो मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, छोटे मोटे खर्चे अलाउड हैं या मोटे मोटे खर्चे अलाउड हैं? मोटे मोटे नॉट अलाउड हैं क्योंकि वो 25,000 से ऊपर हैं, और छोटे मोटे अलाउड है क्योंकि वो 25,000 से नीचे है। अच्छा, अब जी क्या रूल है? पहले इधर देखें, साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो गया तो खतरे की बात है। ये बात हमने पढ़ ली, वो बड़ी तफसील से पढ़ ली। साल का टोटल अगर 2.5 लाख से ज्यादा हो गया तो खतरे की बात है, लेकिन हो सकता है अंदर जाके पता चले कोई खतरा नहीं है। बाहर से देख के लग रहा है घर में खतरा है, लेकिन अंदर जाके पता चले कोई खतरा नहीं है। अंदर जाके पता चले कोई खतरा नहीं है, क्यों? उनमें हो सकता है खर्चे ही 25,000 से नीचे के छोटे 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 पड़े हों। अगर छोटे मोटे खर्चे पड़े हुए तो फिर, लेकिन अगर मोटे मोटे खर्चे पड़े हुए तो खतरे की बात है। तो बता दें ये अकाउंट तो अलार्मिंग है, लेकिन इसमें ये वाले खर्चे क्यों अलाउड हैं? क्योंकि छोटे मोटे खर्चे हैं ऐसे छोटे मोटे, लेकिन इस अकाउंट में ये वाले खर्चे मोटे मोटे खर्चे। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात और मजे की बात, और आप एंजॉय करोगे, और ये बात मैंने आपको पढ़ाई नहीं है। ये बात है इलेक्ट्रिसिटी। क्या? इलेक्ट्रिसिटी। बात ना मेरी पूरी सुना करें। फर्ज करें आपने कारोबार शुरू किया साल के आखिरी 4 महीने, और आपने बिजली का बिल दिया, बिजली का बिल दिया ₹1,00,000, फिर 1,05,000। बिजली का बिल आपको पता है ऊपर नीचे होता रहता है। फिर आपने बिल दिया 95,000, और फिर आपने बिल दिया दोबारा 1,00,000। ये टोटल कितना हो गया? 4 लाख। टोटल कितना हो गया? 4 लाख। अब आप बता दो, पहला सवाल हमारा क्या होता है? पहला सवाल हमारा क्या होता है? खर्चा एनुअल टोटल बढ़ रहे क्या 2.5 लाख से? यस। ये अकाउंट कौन सा है? अलार्मिंग। तो येलो लगाऊं या मैं ग्रीन लगाऊं? येलो। अभी याद है येलो वाला हाइलाइटर मैंने यूज किया था। तो ये अकाउंट क्या है? अलार्मिंग। अब इसमें जो खर्चे हैं इंडिविजुअल खर्चे, क्योंकि ये अलार्मिंग अकाउंट है तो इसमें सारे खर्चे अलाउड नहीं है। इसमें वो इंडिविजुअल खर्चे जो ग्रेटर हैं 25,000 से और पे किसमें हुए हैं वो क्या होंगे? नॉट अलाउड। आप बता दो, क्या ये इंडिविजुअल पेमेंट्स ग्रेटर हैं 25,000 से? ओ बोलो, ग्रेटर हैं 25,000 से और पे भी किसमें हुई है, इस वजह से ये नॉट अलाउड। तो अब बता दो, ये 4 खर्चे चारों के चारों अनलकीली छोटे मोटे हैं या मोटे मोटे हैं? इस वजह से ये क्या हो जाएंगे? ये बात समझ आ गई? लेकिन यार अफसोस के साथ या खुशी के साथ ऐलान किया जाता है ये सारे अलाउड है। सर सुबह का कुछ और पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ और आपने कह दिया। हाँ यार, ये ना इलेक्ट्रिसिटी सुबह के जो हम रूल्स में लगे हुए हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी इसकी एक्सेप्शन है। मसला ये है कि बिजली के बिल ना बैंक में जमा ही कैश में होते हैं। अक्सर आपने लाइन में लग के देखा होगा कि जब बैंक में लाइन में लगे होते हैं बिजली का बिल, तो बिजली का बिल आप कैश में ही पे करते हो। और कई दफा हो सकता है कोई बंदा इधर क्लास में बैठा हो जिसका घर का 25,000 से भी ज्यादा आया हो बिजली का बिल महीने का, तो वो कैश में ही जाके पे कराता है। तो पाकिस्तान की ना नेचर ऐसी है कि आमतौर पे ना लोग पैसे ही लेके जाते हैं, रोकड़ा पैसे ही लेके जाते हैं बैंक में और जमा करवाते हैं। तो इसलिए माना कि इलेक्ट्रिसिटी अलार्मिंग अकाउंट है, और माना कि इसके अंदर होने वाले खर्चे 25,000 से ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी मजे ये अलाउड है सारे खर्चे। तो चौथा टी अकाउंट जरूर बनाओ। माना कि ये अकाउंट अलार्मिंग है लेकिन इसके खर्चे अलाउड होंगे। किस वजह से? यार इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है,
ये बचा है, इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी है। अगर ये रिपेयर अकाउंट होता ना तो फिर ये सारे नॉट अलाउड हो जाने थे, फिर तो ये नॉर्मल सा अकाउंट था, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट नहीं था। अच्छा, अब यार लॉ मेकर ने आके ना कुछ खर्चों को रिलैक्सेशन दी, उनमें से एक खर्चा कौन सा मैंने अभी पढ़ाया आपको, ताजा ताजा, इलेक्ट्रिसिटी। अब लॉ मेकर ने देखते हैं किन किन खर्चों को रिलैक्सेशन दी, देखते रहना भाइयों, लॉ मेकर ने किन किन खर्चों को रिलैक्सेशन दी। एक्सपेंडिचर्स ऑन अकाउंट ऑफ, काट दो फॉर, एक्सपेंडिचर्स फॉर बिजली का बिल, बिजली का बिल तो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल बिजली के बिल होते हैं, और गैस के बिल होते हैं, टेलीफोन के बिल होते हैं, इंटरनेट के बिल होते हैं, यूटिलिटी बिल्स आप पे करते रहो कैश में, कोई हरज नहीं। इसी तरह किराया भी कैश में पे कर दो। किराए का अकाउंट मैंने बनाया है या फिलहाल यूटिलिटीज का अकाउंट बनाया है? आपके सामने सिर्फ मैंने यूटिलिटीज का बनाया है, किराए का भी बना सकता था, जो मर्जी बनाता। लेकिन मोहतरम 5 अकाउंट ऐसे हैं जिसमें मजे हैं। कैसे? अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मजे, इन केस ऑफ बिजली के बिल, इन केस ऑफ किराया, इन केस ऑफ ट्रैवलिंग। ट्रैवल और किराया इसमें खास फर्क नहीं होता। ट्रैवलिंग में होता है कई दफा आप अपने एम्प्लॉयज को सैर करवाने के लिए कोई बस अरेंज करा लेते हैं तो ट्रैवलिंग हो गई, और फ्रेट होता है कि कई दफा आप सामान भिजवाते हैं इधर से उधर, फ्रेट, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, डाकखाने में चले जाओ टिकटें भी पैसे देके मिलती हैं, कैश रोकड़ा देके मिलती हैं। एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस। ये जो फाइन्स का लफ्ज है ना, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, ये 1-2 दिन बाद समझाऊंगा। फाइन का लफ्ज, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस और एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पेड टू गवर्नमेंट, पेड टू गवर्नमेंट। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती ही वो है जो गवर्नमेंट को पे करे। फाइन के लफ्ज को ना अभी छोड़ दो, फाइन में एक और पॉइंट भी हमने पढ़ा था, वो पॉइंट और ये पॉइंट जरा मिक्स ना हो जाए कहीं, इस वजह से फाइन के पॉइंट को भी छोड़ दो। पेमेंट ऑफ टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, पेमेंट ऑफ ड्यूटी पेड टू गवर्नमेंट, पेमेंट ऑफ फीस पेड टू गवर्नमेंट, और पेमेंट ऑफ एनी अदर स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी होते हैं हुकूमत को, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पेड टू, ये खर्चे भी किसमें आप पे कर सकते हैं? कैश में। आप बता दें कितने खर्चे ऐसे हैं जिन पे ये सेक्शन, उधर ही रखो, कितने खर्चे ऐसे हैं जिन पे ये सेक्शन सिरे से लगता ही नहीं? 5। नंबर 1 यूटिलिटी बिल्स, नंबर 2 फ्रेट, नंबर 3 ट्रेवल फेयर, नंबर 4 पोस्टेज, एंड नंबर 5 पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस टू गवर्नमेंट। ये वो खर्चे हैं जिन पे ये सेक्शन लगता ही नहीं। अब मोहतरम बस अगली मिसाल अभी जो मैंने दी है ये वाली आपको करने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आखिरी सवाल जाते जाते, अगर ये खर्चा, अगर 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 ये वाला खर्चा आप क्रॉस चेक से पे कर देते तो फिर बताओ बाकी बातें तो अपनी जगह, ये वाला खर्चा अलाउड हो जाना था। क्यों? फिर तो क्रॉस चेक से पे कर दिया ना, लेकिन बाकी तो कैश से ही किया। कभी कभी लोगों को ख्याल भी आ जाता है और वो कोई सही काम भी कर जाते हैं, तो अगर ये खर्चा आप चेक से पे करते थे तो अलाउड हो जाता। लेकिन फिलहाल तो मैं अपनी न्यूमेरिकल को सेम रखूंगा, और ये खर्चा हमने किससे पे किया हुआ है? कैश से, इसलिए ये खर्चा क्या है? नॉट अलाउड। तो मोहतरम हमारा कंक्लूजन क्या बना? हमारा कंक्लूजन क्या बना कि ये जो मैंने 4 अकाउंट आपके सामने बनाए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट और रिपेयर, इन चारों में से नॉट अलाउड सिर्फ कितना है? 2,70,000। क्लियर? इनमें से नॉट अलाउड 2,70,000 इन चारों अकाउंटों में से। क्लियर? चलो यार, वो न्यूमेरिकल एक दिया था चैप्टर 19 का, उसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह, और कल फिर डेप्सिशन भी शुरू करनी है अगली क्लास में। तो चैप्टर 19 निकालें। चैप्टर 19 में अब आपका जो होमवर्क है ना अगला, वो है मिसेस असलम वाला सवाल, वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इधर है यार मिसेस असलम, मिसेस असलम क्वेश्चन 17 है। हाँ, ये अब आपका होमवर्क है, ये लिख क्यों नहीं रहा? होमवर्क है ये आपका, क्वेश्चन 17 चैप्टर 19 पेज 375। फिलहाल आपको होमवर्क कोई और दिया हुआ था, वो होमवर्क में डिस्कस कर लूँ। कौन सा होमवर्क दिया था यार? क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन 27 अहमद गाजी। अच्छा, ये ना मैंने पूरा फुल फ्लेश सवाल नहीं कराना, इसकी से डिस्कशन होगी। अहमद गाजी हैज बीन वर्किंग एज डायरेक्टर प्रोडक्शन इन डेल्टा पाकिस्तान लिमिटेड फॉर लास्ट 3 years. He received the following emoluments from DPL during ये 30 जून 2008। ये जो बेसिक सैलरी थी आपने पूरी ऐड करनी थी, हाउस रेंट अलाउंस आपने पूरा ऐड करना था,
मेडिकल अलाउंस को ना मैंने कहा था अकेले में नहीं देखना। मेडिकल अलाउंस को कार्ड लाए हुए हो दूसरा वो बकर? अच्छा, कितनी देर लगेगी? 3-4 मिनट। अच्छा, मेडिकल अलाउंस को ना आपने आइसोलेशन में नहीं देखना, अकेले में नहीं देखना। मेडिकल अलाउंस का क्या रूल है यार? मेडिकल अलाउंस को हमेशा आपने अपना काम करो, मेडिकल अलाउंस को हमेशा आपने हॉस्पिटलाइजेशन के साथ में लाके देखना है। और आपको याद है मैंने कहा था कि हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हॉस्पिटलाइजेशन में आपने जो है वो सिर्फ अस्पताल को ही पैसे दे रहे हैं, हॉस्पिटल यानी एम्प्लॉयर अस्पताल को पैसे दे रहे हैं, बल्कि आपको याद होगा असेसमेंट 1 के अंदर मैंने इसकी डिस्कशन की थी कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो असेसमेंट 1 के अंदर नहीं, कोई टेस्ट 3 में इसकी डिस्कशन की थी कि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो नहीं यार, कौन सा है, टेस्ट 4 है क्या है, या मिटा दिया हुआ है? हम मिटा दिया हुआ है मेरे ख्याल से लिख लिखा के। नहीं यार, याद आ गया मुझे, सगीर का सवाल किया था, सगीर का सवाल किया था, और सगीर के सवाल में हमने ये डिस्कशन की थी, ये हाँ वो मिटा दिया हुआ मैंने, नहीं शुक्र है। सगीर के सवाल में डिस्कशन की थी कि क्या एम्प्लॉयर हॉस्पिटल को पैसे दे या एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी के जरिए भी इलाज की सहूलत मुहैया कर सकता है? बोलो, इंश्योरेंस कंपनी के जरिए भी इलाज की सहूलत मुहैया कर सकता है। तो इधर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की क्या करवाई हुई है? इधर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की क्या करवाई हुई है? बोलो, हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है। इधर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है। तो हेल्थ इंश्योरेंस करवाने का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, बोलो, किस चीज की सहूलत दी हुई है? इलाज की सहूलत दी हुई है। क्लियर? अब मोहतरम, मेडिकल अलाउंस भी सवाल में अवेलेबल है और हॉस्पिटलाइजेशन भी अवेलेबल है। अब देखना यह है, अभी हो जाता है सही, अब देखना यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन एज पर टर्म्स है या नॉट एज पर टर्म्स है। तो उसके लिए मोहतरम हमारा सवाल खामोश है कि हेल्थ इंश्योरेंस उसकी और उसकी फैमिली मेंबर्स की सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम एम्प्लॉयर दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को 50 साल, बिल्कुल सगीर के सवाल की तरह। इसमें हम अजम्पशन लेंगे पेपर में, एज्यूमिंग एज पर टर्म्स, ये बड़ा जरूरी है यार, ये सवाल में डिफरेंस है, लिख नहीं रहे आप। एज्यूमिंग एज पर टर्म्स, एज्यूम करेंगे ये हॉस्पिटलाइजेशन नौकरी के मुआहिदे की रोशनी में दी गई या नॉट एज पर टर्म्स दी गई? एज पर टर्म्स दी गई। अब अगर ये एज पर टर्म्स है तो बोलो मेडिकल अलाउंस को अकेले नहीं देखना, अलाउंस भी है और हॉस्पिटलाइजेशन भी है। और हॉस्पिटलाइजेशन कौन सी वाली? एज पर टर्म्स वाली। अब हम जाएंगे सैलरी के चैप्टर में, और सैलरी के चैप्टर में हम जाके देखेंगे कि अगर अलाउंस भी दिया जा रहा हो और हॉस्पिटलाइजेशन भी दी जा रही हो, तो पेज 103 किताब का कहता है कि अलाउंस और हॉस्पिटलाइजेशन दी जा रही हो और हॉस्पिटलाइजेशन एज पर टर्म्स हो, तो अलाउंस टैक्सेबल हो जाता है और हॉस्पिटलाइजेशन एज पर टर्म्स होने की वजह से माफ हो जाती है। अब आप मुझे बता दो कि अलाउंस को मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल। और हॉस्पिटलाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? जरा जल्दी बता दो। अलाउंस को क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल। और हॉस्पिटलाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? एग्जैम्प्ट, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया पेपर में एग्जाम्पशन देके आऊंगा कि ये एज पर टर्म्स है। बाकी यार उसको रिटर्न एयर टिकट दिया दुबई की 1,80,000 की फॉर हिज फैमिली, ये कोई दफ्तर के काम से नहीं, दुबई में गया था, इसको ऐसे ही रिवॉर्ड दिया यानी तोहफा दिया है, क्योंकि इसने बड़ा अच्छा काम किया था, प्रोडक्शन टारगेट अचीव किया था। तो मोहतरम आप बता दो, ये डायरेक्टर प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन टारगेट अचीव किया था इसने, तो इस वजह से इसकी सैलरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल होगी, 1,80,000। ये तोहफा है, रिवॉर्ड है, ये कहीं माफ नहीं लिखा हुआ था, तो ये टैक्सेबल है। लोन दिया एम्प्लॉयर ने 5 लाख का 1 अगस्त 2007 को 6% पर एनम। अच्छा, इसमें ना ऐसे कैलकुलेशन करनी थी, आपने लोन पकड़ना था 5 मिलियन और सोचना था ये लोन 1 मिलियन से ज्यादा है, क्योंकि लोन अगर 1 मिलियन से ज्यादा हो तो सैलरी में ऐड होता है, और इस पे आपने 10% नहीं लगाना था या 6% नहीं लगाना था, 6%। तो लोन वॉज गिवन एट 6%, इसका मतलब है लोन वॉज गिवन एट 6% का मतलब है एम्प्लॉय अपनी जेब से 6% दे रहा है, तो एम्प्लॉय को बच कितना रहा है? 4%। इसको आपने मल्टीप्लाई फिर करना था, क्योंकि लोन दिया 1 अगस्त को, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
और फिर जनवरी से जून, तो टोटल बन गए 11 महीने। तो इसको 11/12 करना था। और आखिर में यार ये ना पॉइंट है, इसमें मेरे 1-2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन मैं आगे चलूँ यार, बता दूँ ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम थी, इस पर मैं थोड़ी डिस्कशन करूँगा। इसने अपना घर किराए पे दिया 30 अक्टूबर से, तो इसमें आपने पहले महीने निकाल लेने थे, और दोस्त से जो किराया लिया वो नहीं लेना था, आपने घर किराए पे जो लिया फेयर मार्केट किराया लेना था और रिपेयर अलाउंस वगैरह माइनस कर देना था। लेकिन 30 अक्टूबर से आपने गिनना था, 30 अक्टूबर को बीच में नहीं गिनना था, नवंबर दिसंबर और 2 महीने 8 महीने का किराया इनकम में ऐड करना था। पार्ट टाइम सिंगर है, कहीं 2,25,000 रुपये कमाया है, इसको यार अदर सोर्स में डाल देना था, बिजनेस में नहीं डालना था। पार्ट टाइम उसने लिख दिया ना, पार्ट टाइम काम करता है, इसका मेन काम नहीं है, तो पार्ट टाइम लोगों को गुमराह करता है, तो उसकी मद में इसने 2,25,000 कमाए हैं, तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल देना था। और सुकूक्स बाय किए हैं, तो ये आप जाके पढ़ लेना सेक्शन 62, तो इस पर आपको टैक्स माफ होगा। ठीक है, तो अब हमारा ना एक पॉइंट रह गया डिस्कस करने वाला, पॉइंट नंबर 4। यार ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है, आगे मैंने कुछ काटा भी है, ये देखो मैं काटा है कुछ, इस काटे हुए को छोड़ दो। टैक्स ऑफ 1244 डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी, टैक्स ऑफ 1244 वाज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। उसको हम जब सैलरी देने लगे ना, सैलरी देने लगे, तो उससे 1244 टैक्स काटा, उससे 1244 टैक्स काटा। अब पिछले सवाल में भी इसी तरह हुआ था, सगीर वाले में, ये देखो टैक्स ऑफ 160,000 वाज काटा मौके पे, मौके पे मतलब सैलरी देते हुए, इसको छोड़ो। ये लाइन जो इतनी सी है, एट सोर्स का मतलब मौके पे है, ये लाइन और ऊपर वाली लाइन 100% सेम है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से, साई की तरफ देखा करो, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स काटा। तो जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स काटा, आपको याद होगा हम लिखते थे न्यूमेरिकल पे एंड पे जाके माइनस करेंगे, क्योंकि इतना टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है। लेकिन सगीर वाले सवाल की एडजस्टमेंट 4 और इस सवाल की एडजस्टमेंट नंबर कौन सी बन रही है, इस सवाल की एडजस्टमेंट नंबर 4। इन दोनों में सिर्फ ये बात नहीं है, एक छोटा सा फर्क और भी है, इन दोनों में सिमिलैरिटी एक है, यहां तक सिमिलर है। उधर भी क्या लिखा हुआ है, टैक्स काटा, इधर भी क्या लिखा हुआ है, उसकी सैलरी पे टैक्स काटा, तो ये एंड पे आपने माइनस करना है। सोल्यूशन में आप देखोगे ये 1244 एंड पे माइनस हुआ है। लेकिन 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 बाद में ना, जब टैक्स काट के हुकूमत के खजाने में जमा करा दिया, बाद में एम्प्लॉयर को ख्याल आया, यार अहमर, यार तेरा टैक्स काट लिया है, यार अजीब सा महसूस हो रहा है। आम लोगों का याद रखना, दुनिया में टैक्स कटता है और हुकूमत के खजाने में चला जाता है, और ये न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस होता है। हमने 2 न्यूमेरिकल्स में किया, सगीर में भी किया था, टेस्ट की डिस्कशन में भी किया था। तो आम लोगों का टैक्स कटता है, हुकूमत के खजाने में चला जाता है। लेकिन बाद में एम्प्लॉयर को ख्याल आया और एम्प्लॉयर ने कहा यार नहीं यार, ये ना मैं तुझे 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 देता हूं यार। ये मोहतरम न्यू लाइन है जो सवाल को डिफरेंट कर रही है, कौन से वाले सवाल से, सगीर वाले सवाल से। ये लाइन सगीर वाले सवाल से इसको डिफरेंट कर रही है। ये लाइन कह रही है was deducted from his salary, एंड होना चाहिए था यार बीच में, एंड was reimbursed to him। ये नई लाइन है, इसका मतलब बताओ, सैलरी से टैक्स काटा, काट के हुकूमत को जमा करवा दिया। अब एम्प्लॉय बेचारा कम सैलरी घर लेके गया, साल के एंड पे एम्प्लॉयर ने बुलाया, ओए इधर आ यार, तेरे से बड़ा ही खुश हूं मैंने तेरी सैलरी पे टैक्स काटा था, माजरत यार, वो टैक्स मेरी तरफ से, टैक्स मेरी तरफ से, मैं तुझे इतना खर्चा वापस करता हूं, ये ले यार, ये पकड़। ये तो मोहतरम बिल्कुल कोई और सिनेरियो बन गया, ये तो कोई और सिनेरियो बन गया। ये पता है हमने कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था सैलरी के चैप्टर में, ये हमने पढ़ा था सैलरी के चैप्टर में। भाई थोड़ी क्लास लंबी हो रही है, कोई नहीं, आप डिस्कशन तो करनी है ना न्यूमेरिकल की, क्या करें। ये हमने पढ़ा था सैलरी के चैप्टर पे, पेज 83 पे, वेयर एन एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे टैक्स ऑन एम्प्लॉय सैलरी। वो तो नहीं है, उस जैसा सिनेरियो है, सोचो कैसे। असल में हुआ क्या, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स काटा और काट के बाद में एम्प्लॉय को दे दिया, तो सोचो एक तरह का यही नहीं है, एम्प्लॉय को टैक्स नहीं देना पड़ा, एम्प्लॉयर ने उसका टैक्स हुकूमत को जमा करवा दिया। क्या एक तरह का यही नहीं हुआ, पहले एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स काटा, तो एम्प्लॉय का तो सैलरी से टैक्स कट गया, सारे लोगों का टैक्स कटता था सैलरी से, न्यूमेरिकल के एंड पे करते थे माइनस।
लेकिन बाद में एम्प्लॉय को तोहफा तन इतना दे दिया। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर एम्प्लॉय को तोहफा तन इतना मिल जाए, इस तरह का सवाल हमने क्वेश्चन 3 पढ़ा था पेज 84 पे। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की सैलरी पे टैक्स अपनी जेब से बर्दाश्त किया था 500, इधर भी बर्दाश्त ही कर रहा है, सिर्फ काट नहीं रहा। सगीर के सवाल में सिर्फ काट रहा था, हमने एंड पे माइनस किया था सिर्फ एक दफा। इधर क्या कर रहा था, पेज 84 पे हमने सवाल किया था। तो हमने क्या किया था, हमने कहा था अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सैलरी का टैक्स बर्दाश्त करे अपनी जेब से तो इसको सैलरी में ऐड करेंगे, और एंड पे माइनस तो करना ही होता है, इसलिए माइनस करना होता है कितना टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है। अब ना जरा ये जो लाइन नई आई है सवाल में, इस लाइन का इंपैक्ट देखना। किधर इनकम फ्रॉम चैप्टर 19, ये नई लाइन है ना, नई लाइन का इंपैक्ट देखना। व्हाट इज नई लाइन, और व्हाट इज नई लाइन बोलो। ये पॉइंट नंबर 4 में नई लाइन है। इसका इंपैक्ट तो ये होगा, लिख लो कि न्यूमेरिकल के एंड पे जाके ये टैक्स क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन यार एम्प्लॉय को आपको फील नहीं आ रहा, रीइंबर्समेंट टाइप एक तोहफा मिला है, तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते हुए क्या होगा, 1244 ऐड होगा। क्लियर। अब सॉल्यूशन अगर मैं खोलूं, कौन सा वाला है, अहमर वाला है, पेज नंबर ये देखो यार, सैलरी इनकम देख 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 यार, सैलरी इनकम, बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस हमने टैक्सेबल कर दिया, और इंश्योरेंस किया एज पर टर्म्स, एग्जेम्प्ट बीइंग एज पर टर्म्स नहीं, एग्जेम्प्ट एज्यूमिंग एज पर टर्म्स होना चाहिए यार सॉल्यूशन में, जाके इसको कर लें, एग्जेम्प्ट एज्यूमिंग एज पर टर्म्स, पेज 415 पे एग्जेम्प्ट कर दिया इसको एज पर टर्म्स। आगे चलो आगे चलो, प्रोडक्शन टारगेट का रिवॉर्ड सही है, इंटरेस्ट का लोन, और यार ये समझ आ रहा है 124400 सैलरी में ऐड किया क्योंकि एम्प्लॉयर ने इसको रीइंबर्स कर दिया था, लेकिन एंड पे लेस जरूर करना है क्योंकि ये टैक्स हुकूमत के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो देखो हमने इधर ऐड किया सैलरी में, न्यूमेरिकल के एंड पे जाके माइनस कर दिया। क्लियर। अच्छा अगली बात यार, इसमें ना वही मसला था पॉइंट 1 में। अच्छा अगर खाली ये लाइन लिखी हो, रिवाइज कर लो, तो फिर आपने एंड पे माइनस करना है, लेकिन अगर एक और लाइन भी डाल दे कि इतना टैक्स एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त किया है, 3 स्टेप वर्किंग करने की जरूरत नहीं, अब एग्जैक्ट अमाउंट बता रहा है कि कितना टैक्स एम्प्लॉयर ने बर्दाश्त किया है, उसको आप उसकी सैलरी में ऐड कर दो। तो इस लाइन का तोहफा था, इस सैलरी में ऐड करना पड़ता, और अगर ये लाइन ना लिखी होती फिर सिर्फ माइनस करते, फिर सिर्फ एंड पे माइनस करते, जैसे सगीर के सवाल में था। तो इधर सगीर का सवाल भी लिख लो, सगीर का सवाल, सगीर, ताकि वो भी रिवाइज करो, दोनों एडजस्टमेंट्स में आपको आखिरी दिनों में फर्क समझ आ जाए। अच्छा एम्प्लॉय शेयर स्कीम में ना शेयर अलॉट हुए थे, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ कितने रुपए के, तो लिख लो फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ शेयर 0 थी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ शेयर इज ₹0, क्योंकि शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिले थे। क्लियर। अब रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन क्या करें, न्यूमेरिकल ना डिस्कस करें यार, क्या कर सकते हैं। अच्छा अंडर एम्प्लॉय शेयर स्कीम 10 शेयर्स वर अलॉटेड टू अहमर गाजी ऑन 1 जनवरी 2006। अच्छा अब इवेंट्स बताने हैं आपने मुझे, शेयर कब मिले, 1 जनवरी 6 को, अकॉर्डिंग टू स्कीम वो 1 साल तक शेयर्स को बेच नहीं सकता, तो मोहतरम रिस्ट्रिक्शन कब रिलीज हुई, 31 दिसंबर 6 को। अब बताओ सैलरी में कब ऐड करेंगे, जिस दिन मिले या जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई। हाँ तो इस फेयर वैल्यू को काट दो, इस फेयर वैल्यू को हमने कुछ नहीं करना, बल्कि किस दिन की फेयर वैल्यू को देखना, जिस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई। और इस दिन हमने किस हेड में ऐड करना है, 31 दिसंबर को, जरा बताओ 31 दिसंबर को किस हेड में ऐड करने हैं। लेकिन यार खुदा के लिए मेरे से ये सवाल ना पूछना कि सर आपने क्यों नहीं इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड किया। मोहतरम ये इनकम फ्रॉम सैलरी मैं निकाल रहा हूं 30 जून 8 की, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐड हो गया होगा 30 जून 7 की इनकम फ्रॉम सैलरी में। ये कहां ऐड हो गया होगा बोलो, 30 जून 7 की इनकम फ्रॉम सैलरी में, क्योंकि 31 दिसंबर 6 का क्या मतलब होता है, कौन सा साल है, 31 दिसंबर 6 का मतलब 30 जून 7 वाला साल है ना। तो बताओ ये सैलरी इनकम है, यस सर है। ये सैलरी इनकम हमारे साल की है या किसी पिछले साल की, पिछले साल की। ये देखो ये 2006 का साल है, 1 जनवरी 6 को मुझे शेयर मिले, 31 दिसंबर 6 ना 2007 के साल में आता है, इस दिन रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई, इस दिन शेयर मिले, तो सैलरी में बताओ पिछले साल ऐड करना है या इस साल, तो पिछले साल ऐड हो गया होगा, अब हमें इस साल दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ इस साल ना यार उसने शेयर्स बेचे हैं, इस साल उसने शेयर्स बेचे हैं, तो शेयर्स का बेचना कहां जाएगा बताओ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। तो शेयर्स का बेचना कैपिटल गेन में जाएगा, वो इस साल जाएगा। शेयर्स की फेस वैल्यू को मैंने बताया था कुछ नहीं करना होता, फेस वैल्यू होता है उसके फेस पे इतनी कीमत लिखी हुई है। लेकिन यार डीपीएल
कंपनी कौन सी है भाई? लिमिटेड का मतलब ये नहीं होता लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, लिमिटेड तो प्राइवेट भी होती है। डेल्टा पाकिस्तान लिमिटेड, इतना सा लफ्ज लिखा हुआ है। अब डिसाइड ये करना है कि ये कैपिटल गेन है या सेपरेट ब्लॉक है। सिर्फ ये लफ्ज पेपर में आया हुआ लिखा हुआ डेल्टा पाकिस्तान लिमिटेड। इस लफ्ज से मैं 4 सवाल पूछूंगा। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसके शेयर खरीदे हुए हैं? नहीं, सवाल ने बताया। लिमिटेड का मतलब लिस्टेड नहीं होता, लिमिटेड का मतलब कुछ और होता है। क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं? नो। क्या फॉरेन गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं? नो। क्या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? नो। अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक इज कॉल्ड एज, बोलो बोलो, प्राइवेट। तो ये प्राइवेट कंपनी है, इसलिए बताओ ये जो शेयर्स बेच के इनकम आनी थी, ये कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में जानी थी या कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में जानी थी? नॉर्मल रिजीम में, क्योंकि ऊपर ये सर्कल लगा के लिख लो। ये कंपनी कौन सी है बोलो? प्राइवेट कंपनी। क्लियर? अच्छा जी, अगली बात। अब कैपिटल गेन इनकम हमने निकालनी है। सर सैलरी इनकम जो है ना, इस साल इनकम में तो नहीं जानी थी, लेकिन सैलरी इनकम निकालनी तो थी ना, सैलरी इनकम निकालनी तो थी। तो सैलरी इनकम हमने सोल्यूशन में जाके निकाल ली है, लेकिन हम इस साल इनकम में नहीं लेके गए। ये मैंने वर्किंग 2 की है। गेन ऑन रिलीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर्स ऑलरेडी टेकन टू इनकम इन 31/12/6। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ शेयर, कॉस्ट ऑफ राइट 0 है। ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, लेकिन किस साल गई होगी? 31/12/6 के साल इनकम में गई होगी। मेरे साल तो कैपिटल गेन इनकम आएगी। मेरे साल क्या आएगी? कैपिटल गेन इनकम आएगी। कैपिटल गेन इनकम आपको पता है कैसे आती है? ए बी सी, वेयर ए इज द कॉस्ट ऑफ शेयर, बी इज द कॉस्ट ऑफ राइट, सी इज इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन 10,000 शेयर मिले थे, 6,000 बेचे, तो वो आपको पता है। ये हम ऊपर से जो सैलरी उठाई है, ये तो 10,000 शेयर्स वाली है ना, इसको 6,000 के ऊपर ले आए और गेन आया 60, लेकिन होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, इसलिए मैंने टॉप पे जाके गेन को 75% से मल्टीप्लाई किया है। गेन को क्यों 75% से मल्टीप्लाई किया है? देखो होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, और कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम में होल्डिंग पीरियड देखना होता है। देखो होल्डिंग पीरियड कैसे ज्यादा है? होल्डिंग पीरियड ना रिस्ट्रिक्शन रिलीज होने से नहीं देखते, होल्डिंग पीरियड शेयर मिलने से देखते हैं। शेयर मिले और शेयर बिके 1 अप्रैल 8 को, इन दोनों के दरमियान सर्कल लगा के लिख लो। होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है, 1 जनवरी 6 और 1 जनवरी 1 अप्रैल 8। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं।